मेरा नाम मरहा है। मेरी उम्र 18 साल है। आज मेरा शोहर आशर वापस आ रहा था, इसलिए मैंने खुद को सजा रखा था। मैं तंग पजामा पहन लिया था तो कोई कुलीन कमीज मुझे देखकर आशा जल्दी से अंदर कुंडी लगा दी, लेकिन मैं उसे दूर किया कि बाहर से क्या सोचेंगे। मगर आशा की उदासियां ही खत्म नहीं हो रही थी। मैं भी इसमें खो गई, और जब मेरी आंख खुली तो पता है ही नहीं चला कब बेड पर आ गई। मैं देखा कि रात के 3 बज गए हैं, मगर मेरा शोहर बाहर चला गया था। मैं बाहर गई तो बहुत शर्मिंदा हो गई, क्योंकि सब मुझे देखकर हंस रहे थे। पूरी कहानी मुझकिंजा के साथ सुने। पहली चाहत किस नंबर 10। 2 दिन हो गए थे, और अब आशिर और एहतशाम से कोई राब्ता नहीं हो सका था। आशिर, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। आपको अपनी मरहा की कोई फिक्र नहीं। वो दिन ही दिल में आशिर से शिकवा गुना थी। वो भी उदास थी कि शादी के बाद इतने दिन उसने आशिर के साथ नहीं गुजारे थे जितने कि उसके बगैर रहकर गुजारे थे। आशिर अगर कभी कॉल भी ना करता तो कम से कम एक मैसेज ही कर दिया करता था, और अब तो उसे अपने भाई पर भी रह रह कर गुस्सा आ रहा था। भाई को भी एहसास ही नहीं है, वही कॉल कर लेते। वह एहतशाम से भी खफा हुई थी। वो कब से अपने कमरे में आकर आशु को कॉल मिला रही थी, मगर जवाब ना आया। अब बेजारियत से आन घेरा, वक्त जैसे रुक सा गया था। वो भी जान से पूछती हूँ, शायद इन्हें कुछ मालूम हो। वो यही सोचती हुई लॉन्च में आई तो वहां कोई भी नहीं था। फिर वो बेजान के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। वो करीब गई तो उसे लगा कि शायद बेजान किसी से फोन पर बात कर रही थी। क्यों तंग कर रहे हो उसे, वो किसी से फोन पर कह रही थी, मगर उसे कुछ समझ नहीं आई थी। वो वापस ही पलटी थी कि सामने उसे फरियाद भाभी आती दिखाई दी। क्या हुआ मरहा, खैरियत? कुछ परेशान लग रही हो, कोई काम था बेजान से? फरियाल ने भाभी ने एक सांस में भी इतने सवाल पूछ लिए थे। हाँ भाभी, बस वो बेजान से बात करनी आई थी। वो तो फोन पर किसी से बात कर रही थी, तो सोचा कि बाद में आ जाऊंगी, इसे वापस अपने कमरे में जा रही थी। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? और वो आपको घबरू जवान अरहम कहाँ है? नजर ही नहीं आ रहा। मरा इधर उधर नजरें घुमाते उनसे पूछने लगी थी। मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। और हाँ अरहम, वो अभी भी सो रहा है, उठाती हूँ उसे। आजकल बहुत खफा खफा से रहता है, आशिर को बहुत मिस करता है। और पता है, आज तो उसका मूड कुछ ज्यादा ही ऑफ था। कह रहा था कि वो इस वक्त तक कुछ नहीं खाएगा जब तक आशिर वापस नहीं आ जाएगा। और वो उसे अरहम के बारे में बताने लगी। हाँ, इन्हें तो मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ। मरा की उदासी उसके चेहरे से अयां थी। ओहो, आशिर कुछ ज्यादा ही याद नहीं आ रहा। फियाल भाभी ने मरा को मायने खेज नजरों से देखा था। नहीं, वो दरअसल 2 दिन से उनके कोई कॉल नहीं आई, और ना ही कोई मैसेज आया था। बस इसलिए परेशान थी। बीजान से यही पूछने आई थी कि भाई और आशिर ने इन्हें कॉल की या नहीं। और हाँ, याद आया, शायद फैसल भाई को आशिर ने कॉल की होगी। फैसल भाई ने कोई बात की आपसे इस बारे में? अब वो फरियाद भाभी की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। नहीं तो अगर कॉल आई थी तो मुझे जरूर बताने लगी वो मेरा, अगर ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मगर याद आया मरहा, आज रात 8 बजे बेजान की एक दोस्त आ रही हैं। वो अमेरिका से आई हुई है। आज शाम तक तैयार रहना, बहुत अच्छी से तैयार होना। बल्कि तुम्हें आज मैं खुद तैयार करूंगी। वो उसकी उदासी को नजरअंदाज करते उसे पता नहीं क्या कुछ बता रही थी। मगर फिलहाल भाभी, अच्छा तो नहीं लगता ना कि मेरे शोहर इलाज के लिए बाहर गए हों और मैं इतनी ज्यादा तैयार हो जाऊं। मरहा को वैसे भी बहुत ज्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है, इसलिए अभी मेकअप कराने से मना कर रही थी। मैं तो करूंगी, क्योंकि मुझे भी जान ने कहा है कि तुम्हें अच्छा से तैयार करो। फिलहाल भाभी काफी कॉन्फिडेंट, लेकिन मरहा उनकी इस बात के जवाब में सिवाय मुस्कुराने के और कुछ न कर सकी। जाबी जान अब तक फ्री हो चुकी होंगी, जो बात करनी है कर लो। मुझे शाम के लिए खाना बनाना है, और भी बहुत काम है। अभी पहले जाकर अरहम को चौंकाऊंगी, दोपहर से सो रहा है। फिर रात में उसे नींद नहीं आएगी। वो मरहा को सारी तफसील बताने लगी हुई सीढ़ियों चढ़ती अपने रूम की तरफ गई। वो बीजान के पास बैठी, कैसी तबीयत है तुम्हारी? बीजान उसे देखकर बहुत खुश थी। बीजान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसे मुस्कुराकर कहा, मगर वो परेशानी में अपने हाथों को आपस में मसल रही थी। क्या हुआ, मेरी बेटी क्यों परेशान है?
بیجان اسے جانچتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، تبھی اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ ارے ارے کیا ہوا میری بچی کو؟ بیجان نے اسے خود سے قریب کرتے پوچھا تو وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ بیجان وہ عاشق کال ریسیو نہیں کر رہے، 2 دن سے ان کو کوئی کال نہیں آئی اور نہ ہی کوئی میسج۔ میں پریشان ہو گئی ہوں، بس اتنی سی بات پر وہ رو رہی تھی۔ اسے ایسے دل چھوٹا نہ کیا کرو، اور بھی تو اتنی لمبی زندگی گزارنی ہے، ذرا ذرا سی بات پر روتی رہو گی تو کیا ہوگا تمہارا؟ انہوں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ وہ لوگ اتنی دور ہیں، مگر سگنلز کا مسئلہ ہو گیا ہوگا، اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ اور اب جاؤ اور جلدی سے تیار یہ شروع کرو، فریال نے تمہیں بتایا ہوگا اور میں تمہیں مہندی لگانے کے لیے محلے کی لڑکی لے آئے گی۔ فریال کے پاس ٹائم نہیں تھا ورنہ وہ لگا دیتی۔ وہ اس کے رونے کو نظر انداز کرتے اسے تیاری کرنے کا کہہ رہی تھی، اور مرحا کو کم سے کم بھی جان سے ایسی توقع بالکل نہیں تھی۔ وہ حیران سے بھی جان کو دیکھنے لگی تو وہ یکدم سے بولی، اب مجھے ہی دیکھتی رہو گی یا تیاری بھی کرو گی؟ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے۔ اس کی حیران سی شکل دیکھ کر بھی جان کو اس پر نوٹ کر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ فریال بھابی نے کچن کا سارا کام کر لیا تھا اور وہ مرحا کو تیار کرنے اس کے کمرے میں آ چکی تھی۔ مرحا نے لائٹ گرین کلر کی گھٹنوں تک آتی گولڈن ایمبرائڈر شرٹ کے ساتھ لائٹ گرین سی کیپری اور دوپٹہ پہنا تھا۔ لمبے سلکی بالوں کے ساتھ وہ نظر لگ جانے کی حد تک دل فریب لگ رہی تھی۔ مرحا کی ہنائی ہاتھوں میں گولڈ کے کنگن بہت ہی پیارے لگ رہے تھے۔ واہ بھئی واہ، تمہارے ہاتھوں پر مہندی کا رنگ بہت آیا ہے۔ وہ ابھی شاید 1 گھنٹہ پہلے ہی مہندی لگائی تھی۔ فریال بھابی بھی اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکیں۔ مگر ہاں، مجھے اتنا زیادہ تیار ہونا اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ بھی حد سے زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، فریال بھابی اس کے اتنا کنفیوز ہونے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ تقریباً تیار ہی رہی تھی تو فریال بھابی دروازہ کھولنے کے لیے باہر چلی گئی۔ مرحا مزید پریشان ہو گئی کہ فریال بھابی ایسے اچانک کہاں چلی گئی۔ ابھی وہ خود جانے کا سوچ رہی تھی کہ کوئی اندر داخل ہوا۔ ایک پل کے لیے تو مرحا کو یقین نہیں آیا کہ عاشر اس کے سامنے کھڑا تھا، اور یکدم ہی اسے اپنا خواب یاد آیا تو وہ ڈر گئی۔ وہ خوفزدہ سی عاشر کو دیکھنے لگی۔ عاشر اس کے قریب آیا، اسے اپنی باہوں کے خضار میں لیا تو وہ اب بھی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھو کر دیکھنے لگی۔ آپ آگے؟ عاشر اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ ارے ارے، یہ کیا میری وائفی کیوں رو رہی ہے؟ خبردار، بالکل بھی نہیں رونا، ایسے روئیں گی نا تو سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ عاشر نے ٹشو سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے، کہیں اس کا میک اپ ہی خراب نہ ہو جائے۔ ایک چیز کی ابھی بھی کمی ہے، عاشر اس کی ہنائی ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا۔ وہ اس سے حیران دیکھنے لگی۔ عاشر نے ڈریسنگ ٹیبل سے ڈائمنڈ کی رنگ اٹھائی اور اس کے ہاتھ میں پہنا دی، پھر اس کے بازو اپنے کندھوں پر رکھتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ عاشر نے اس کے چہرے کو چومتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے پر خوشی اور حیا کے رنگ بکھر گئے تھے، جنہیں دیکھ کر عاشر کے اندر تک سکون اترنے لگا تھا۔ عاشر کے اس طرح سے دیکھنے پر مرحا کی دھڑکنیں بہت بے ترتیب ہونے لگی تھیں، جس کی نظریں اور تیری کمال کی گر گئیں اٹھی جو ایک بار سو سوال کر گئی۔ عاشر نے گنگناتے اس کی چوڑی پر ہاتھ رکھتے اس کا جھکا ہوا چہرہ اوپر کیا تو مرحا نے ہنستے ہوئے اپنا سر اس کے سینے میں چھپا لیا۔ عاشر نے بھی ابھی اپنی باہوں کے خسار میں لیٹتے ہوئے اس کا ماتھا چوما تھا۔ اب چلے نیچے، سبھی ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ عاشر نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا تو مرحا جیسے ہی ہوش میں آئی، اوہ ہاں، بھائی بھی آئے ہوئے ہیں۔ مرحا کو خیال آیا تو شرمندہ سی ہو گئی۔ جی، آپ کے بھائی بھی، امی، سبھی نیچے موجود ہیں اور سب ہمارا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دراصل صرف احتشام آپ سے ملنے یہاں آنا چاہ رہا تھا، مگر بھی جان نے آپ کی امی اور بھابھی کو بھی یہیں بلا لیا۔ عاشر نے مرحا کے چہرے پر آئی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا تو اس کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل گئی۔ کیا امی اور بھابھی بھی؟ اب تو وہ اور زیادہ کنفیوز ہو گئی تھی کہ سب کیا سوچیں گے۔ اتنی پریشان نہ ہوں، سبھی کو پتا ہے کہ میں بھی اتنے عرصے بعد ملے ہیں تو پھر۔ عاشر نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر مرحا کو پھر سے قریب کیا تو مرحا نے اسے خود سے دور کیا تھا۔ پلیز عاشر، سب ہمارا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے مرحا پھر سے آئینے میں دیکھ کر اپنا جائزہ لینے لگی۔ آئندہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھ سے پوچھ لیجیے، میں بتا دوں گا کہ میری وائفی کیسی لگ رہی ہے۔
आशर उसका हाथ पकड़ते उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा। ओहो आशर, क्या मैं ऐसे सबके सामने जाऊंगी? मरहा ने आशर से अपना हाथ छुड़ा लिया। ऐसे मतलब कैसे? आशर को कुछ समझ ही नहीं आई कि मरहा क्या कहना चाह रही है। मेरे बाल खुले हैं और मैं बाल लपेट कर हिजाब करूंगी, फिर ही जाऊंगी ना। मरहा ने आशर के माथे पर हाथ से दबाव डालते हुए कहा, जैसे उसे याद दिलाना चाह रही हो। तो वाकई आशर को जैसे सब याद आ गया कि मरहा तो कभी भी हिजाब के बगैर नहीं जाती। ओह सॉरी डियर वाइफी, लेकिन जल्दी करे, सब कहेंगे कि इनका रोमांस ही नहीं खत्म हो रहा। आशर ने हाथ में बंधी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा। तो मरहा ने आशर से कहा कि आप चले जाएं, मैं आती हूँ। और आशर को शायद मरहा की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी, जिसे मरहा ने फौरन ही महसूस कर लिया। आशर जैसे ही जाने लगा, मरहा ने आशर के बदलते तेवर देखते तो फौरन ही उसका हाथ पकड़ लिया। रुक जाएं, साथ चलते हैं। बस हो गया। मरहा आशर को खफा नहीं करना चाहती थी, तभी साथ जाने को कह दिया। अस्काफ को पिन से सेट करते हुए वो आशर के साथ कमरे से बाहर निकल गई। सब ड्राइंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। मरहा और आशर जैसे ही ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए। दोनों ने सलाम किया तो सबने उनके सलाम का जवाब दिया। वो फौरन ही अपने भाई से मिली, फिर भाभी और अम्मी से। सभी ही मरहा के चेहरे को देखकर हैरान थे, जो शायद आशर के आने की खुशी में मजीद खिल उठा था। मेकअप तो अच्छा ही था, मगर आज तो उसके चेहरे से मुस्कुराहट की जुदा नहीं हो रही थी। मरहा की अम्मी और भाई ने उसे देखकर खुशी से दिल ही दिल में उसकी खुशियों की दुआएं मांगने लगे। चाचू, आज तो आपकी दुल्हन बहुत अच्छी लग रही है ना? अरहम ने रहा ना गया तो बोल दिया, और अरहम के इस बात पर सब हंसने लगे थे। अच्छा, आपके लिए भी दुल्हन ले आए? आशा ने मुस्कुराते अरहम से पूछा। तो उसने कहा, नहीं चाचू, अभी मैं छोटा हूँ, जब बड़ा हो जाऊंगा तो बेजान मेरी दुल्हन भी ले आएंगी। अरहम की बातों पर सब हंस रहे थे। आशा को अभी चैन नहीं आया तो फिर से अरहम से पूछने लगा, अरहम, आपको कैसी दुल्हन चाहिए? चाची जैसी। अरहम ने मरहा की ताशी नजरों से देखते हुए कहा। तो सभी का कहका गूंजा। बस मरहा तैयारी कर लो। फिलहाल भाभी ने मरहा को मानी खेज नजरों से देखा तो वो सर झुका गई। उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया था। खाना खाते हुए मरहा को कुछ याद आया तो बीजान से पूछने लगी, बीजान, आपके मेहमान आने वाले थे ना, जो अमेरिका से आए थे, वो क्यों नहीं आए अब तक? तभी फरियाद भाभी ने हंसते हुए कहा, मेहमान अमेरिका से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे। और मरहा की मासूमियत पर सभी हंस दिए। बेचारी मरहा को अब तक समझ नहीं आई थी कि मरहा के अलावा सब लोग जानते थे कि आशिर और एहतशाम पाकिस्तान आ रहे थे। वो तो बेचारी शर्मिंदा हो गई और दिल ही दिल में आशिर से खफा भी थी कि उसके सिवाय मरहा के सबको बता दिया था। खाना खाने के कुछ देर बाद मरहा के घर वापस जाने के लिए उठ गए। एहतशाम को भी सफर की बहुत थकन थी, मगर वो मरहा के खातर एयरपोर्ट से डायरेक्ट उसके घर आ गया था, इसलिए वो सब जल्द ही घर जाने के लिए उठ गए थे। उन लोगों के जाने के बाद वो सब लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। तभी अरहम उठकर आशु के पास आया तो आशु ने अपनी जगह उसे गोद में बिठा लिया। चाचू, नेक्स्ट टाइम अगर आप मुझसे दूर हो गए ना, मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। वो अपने चाचू को खुली धीमी धमकी दे रहा था। अच्छा, तो अब आप मुझसे नाराज नहीं है ना? आशा ने उसके गाल पर किस करते हुए पूछा। तो अरहम ने नाम में सर हिलाया। अभी आप वापिस आ गए हैं ना, तो इसलिए नाराज नहीं हूँ, लेकिन अगर दोबारा चले गए ना तो फिर ज्यादा नाराज हो जाऊंगा। वो अपनी ही धुन में बोले जा रहा था। नहीं, अब नहीं जाऊंगा, आशा ने उसे सोफे पर बिठाते हुए कहा। तो अरहम भी मुस्कुरा दिया। फिर वो सब देर तक लाउंज में बैठे गपशप कर रहे थे। अरहम तो आशा की गोद में सर रखे रखे सो गया था। बेजान को भी नींद आ रही थी, वो बिल्कुल उठ गई। तो फैसल भाई और फलियार भाभी भी अपने कमरे में चले गए। मरहा भी आशा के साथ अपने कमरे में आ गई। मरहा ने स्कार्फ उतार कर साइड पर रखा और जैसे ही पलटी तो उसका सर आशा के सीने से टकरा रहा था। मेरे लिए इतनी मेहनत की, इतना तैयार हुई हैं आप, इतना सारा मेकअप, ये इतने अच्छे कपड़े, और इन सब चीजों से ज्यादा जो चीज मेरे दिल को भा गई है वो है आपके हाथों की मेहंदी। जब इतनी मेहनत की है तो वो वसूली तो बनती है ना। आशा ने उसे खुद से करीब करते उसके चेहरे पर झुका। तुम्हारा की दिल की धड़कनें तेज हो गई। नहीं, आपके लिए तैयार नहीं हुई। घबराहट में उसने बहुत ही कम अक्ली की बात कर दी, जिसे सुनकर आशा के सोफवार का करंट लगा था। उसे समझ तो आ गई थी कि उसने ऐसा क्यों कहा, मगर फिर भी मेरा दिल ही रख लेती कि मेरे लिए तैयार हुई है। ये होते सोचते वो मरहा से दूर हुआ और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। मरहा जैसे रो देने को थी,
वो तो वैसे भी हर वक्त रोने के लिए तैयार रहती थी। अब भी आंसू से रोते हुए सोफे पर बैठ गई, उठकर लाइट ऑफ की और वहीं सोफे पर लेट गई। आशर आया तो वो सोफे पर लेटी हुई उसके पास आया था। बेड पर जाकर सोए ये कोई तरीका नहीं है, आशा ने संजीदगी से कहा तो मरा के दिल को बुरा लगा, मगर आंखों से बा, बाजू नहीं हटाया था। आप 2 मिनट में बेड पर आ जाएं, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। वो उसे हुक्म देता बेड पर जाकर सो गया था। जब तक वो सोफे से उठती वो गहरी नींद में जा चुका था। अब उसकी खराटों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से आशिर की नींद खराब हो, इसलिए वहीं सोफे पर सो गई। फिर तहज्जुद के लिए उठी, नमाज अदा की और फिर फजर की अजान का इंतजार करने लगी। जैसे ही अजान हुई तो नमाज अदा करके आशिर को नमाज के लिए जगाया। आशिर इतना थका हुआ तो उससे उठा ही नहीं जा रहा था, इसलिए नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया। वो दोबारा उसके पास आई, प्लीज आशिर उठ जाए, नमाज पढ़कर फिर सो जाइएगा। वह फिर से उसका कंधा हिलाने लगी। आपको एक बात की समझ नहीं आती क्या? आशिर ने गुस्से से कहा तो मरा उससे दूर होती हुई थी। इतना गुस्सा करके बाशिर की नींद भी उठ चुकी थी, लिहाजा नमाज के लिए उठ गया। नमाज पढ़कर फारिग हुआ तो देखा वो कमरे में कहीं भी नहीं थी। रात का मंजर आंखों में घूम गया तो शर्मिंदगी से दिल को आन घेरा। मैं शायद ओवर रिएक्ट कर गया था और वो खुद से कहता उसे ढूंढने लगा। बाहर चली गई क्या? वो बाहर जाने लगा तो देखा तो दरवाजा लॉक था। बालकनी में भी कहीं भी नहीं थी वो। वॉशरूम भी खाली था। साइड रूम में झांका तो वो नीचे बैठी घुटनों पर सर दिए सिसकियों से रो रही थी। ओहो, मेरी सारी आंसू आप कहाँ से ले आती हैं? हर वक्त रोने की तैयारी रहती हैं। वो उसके पास आकर बैठ गया, मगर वो मुसलसल रो रही थी। अच्छा यार, सॉरी, मरहा के आंसू उसके दिल पर गिर गए थे। आप आ जाए, आराम करें। जब मेरा दिल हल्का हो जाएगा तो मैं रोना बंद कर दूंगी। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से डिस्टर्ब हो, इसलिए यहाँ साइड में आ गई थी। आप यहाँ से जाएं, वरना मैं चली जाऊंगी। उसे शदीद गुस्सा आया हुआ था। वो जानता था कि उसने मरहा को बहुत खफा कर दिया, इसलिए वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी। तभी खामोशी से उठ गया और आशिर का ये अंदाज मरहा के तन बदन में आग लगा गया। वो सोच रही थी कि आशिर फिर भी उसे मनाएगा, मगर आशिर की उससे बेरुखी मरहा को बहुत दुख हुआ। मरहा आधी रात से जागी हुई थी, लिहाजा वहीं बैठे बैठे सो गई। आशिर शदीद टेंशन में था। बेड पर जाकर बैठकर इंतजार करने लगा, मगर 1 घंटा गुजरने के बावजूद भी जब वो नहीं आई तो वो परेशान हो गया। साइड रूम में झांक कर देखा तो वो वहीं बैठे बैठे सो गई थी। आशिर की नींद जितनी कच्ची थी, मरहा उतनी ही नींद की पक्की थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चला कि कब आशिर ने उसे उठाकर बेड पर शिफ्ट कर दिया था। उसकी आंखें खुली तो देखा सुबह के 10 बज रहे थे। दिल ही दिल में शर्मिंदा होने लगी। सबने नाश्ता भी कर लिया होगा, या शायद सब मेरे इंतजार में बैठे होंगे। और फिर ख्याल आते ही सोचने लगी, मैं बेड पर कैसे आई? मैं तो वहां साइड रूम में वो इन्हें सोचने में गुम थी कि आशिर कमरे में दाखिल हुआ था। आप फ्रेश होकर नीचे आ जाएं, सब नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। वो बोलकर जाने ही वाला था कि मरहा की आवाज पलट कर देखा। मुझे भूख नहीं है, आप नाश्ता कर लें। मरहा ने आशिर की तरफ बगैर देखे कहा, आपको मुझ पर गुस्सा है तो मुझ पर ही निकाल लें, मगर नाश्ता तो आपको करना ही होगा हर हाल में। 2 मिनट में आ जाए, दोबारा नहीं कहूंगा। वो अपनी बात कहकर कमरे से जा चुका था। वो भी जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता करने के लिए पहुंच चुकी थी। बेजान, आज मैं खाना बनाऊंगी। मरा फरागत से अकता चुकी थी। वैसे भी अभी उसका मूड आशय से सख्त खराब था, इसलिए कमरे में जाने से ग्रेज कर रही थी। नहीं, आज तो मैं ही बनाऊंगी। शाम में तुम खीर बनाओगी तो कल से जो काम करना चाहोगी वो कर सकती हो। फिलहाल भाभी ने उसे आज का सारा प्लान बता दिया था। वो भी जान के साथ वही लाउंज में बैठकर बातें करने लगी। आशा को भी ऑफिस की तरफ से कॉल आ गई थी। महा, मेरे कपड़े निकाल दीजिए, मुझे ऑफिस जाना है। मरहा फरियाद भाभी से बातों में मसरूफ थी, तभी आशा ने उसे वहां आकर कहा था। वो जितना कमरे में जाने से बच रही थी, अब उसे ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। उसने आशा की सारी चीजें निकाल कर सामने बेड पर रख दी और कमरे से चली गई। वो भी लाउंज में जाकर बैठी ही थी कि फिर से आशा ने उसे आवाज लगा दी। वो तकरीबन भागती हुई सीढ़ियों से चढ़ती कमरे की तरफ गई। वो कमरे में गई तो आशा सामने खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो वहीं सोफे पर बैठ गई। जैसे ही वो बात करके फारिग हुआ, वो उसकी तरफ आया था और वो अपनी जगह से उठ गई थी। आइंदा मुझे दोबारा आवाज ना लगानी पड़े। क्यों गई थी वापस? सब क्या कहेंगे कि आप मुझे कुछ समझती ही नहीं। वो निहायत संजीदगी से कह रहा था, सॉरी, आइंदा नहीं होगा। मरहा नजरें झुका गई और से झुकाए उसके सामने ही खड़ी थी। ऐसे करेंगे ना तो मैं बहुत बदतमीज हो जाऊंगा। ये कहते हुए आशा ने मरहा को जोर से गले लगाया था। मरहा का जब्त टूट चुका था।
وہ پھر سے سسکنے لگی۔ سوری یار، مت رویا کریں، آپ کا اس طرح سے رونا مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، اور اگر آئندہ مجھے غصہ کروں نہ تو بے شک بی جان کو بھی شکایت لگا دیجیے گا۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، خود بھی جو کچھ بھی کریں جائز ہے، اور میں اگر کچھ کہہ دوں تو آپ کو برا لگ جاتا ہے۔ آپ نے مجھے اپنے آنے کا بھی نہیں بتایا، اور میں آپ کے لیے اتنی پریشان تھی۔ سب کو پتا تھا کہ آپ واپس آ رہے ہیں، نہیں پتا تھا تو صرف مجھے نہیں پتا تھا، اور میں تیار بھی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تبھی جان نے مجھے کہا تھا کہ آپ کی کوئی دوست آ رہی ہیں تو میں تیار ہو جاؤں، اور پھر فریال بھابی نے زبردستی میرا میک اپ کر دیا۔ میں نے غصے میں آپ سے ایسا نہیں کہا، آپ کے لیے تیار نہیں ہوئی، وہ تو ویسے ہی کہہ دیا میں نے۔ اگر آپ مجھے بتا دیتے تو میں خاص طور پر آپ کے لیے تیار ہوتی۔ الٹا چور کتوال کو ڈانٹے، وہ اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال چکی تھی۔ آشا نے اسے بازوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا اور پانی پلایا۔ جی بالکل، آپ نے جو کچھ بھی کہا بالکل صحیح کہا۔ ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے، شام تک واپس آؤں گا تو آپ کی ساری باتوں کا جواب دوں گا۔ شام میں آئس کریم کھانے جائیں گے؟ ٹھیک ہے۔ آشا نے اس کا ہاتھ تھاما تو مرحا نے واپس کھینچ لیا۔ تبھی آشا نے اسے گلے لگایا تھا۔ پھر سے سوری یار، معاف کرنے والا بدلہ لینے والا سے بڑا ہوتا ہے۔ آشا نے اس کے گرد باہوں کا خسار تنگ کرتے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ کیا یاد کریں جائے معاف کیا، ویسے بھی بہت چلاک ہیں آپ، معافی مانگ رہے ہیں کہ میں بدلہ نہ لوں؟ مرحا نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دیا۔ لے لیجیے اگر جتنے بدلے لینے ہیں، مگر بس رونے کا شغل اچھا نہیں ہے۔ آشا نے اس کے چہرے پر آتی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ کس نمبر 14 کے لیے کمنٹ سیکشن میں 14 لکھیں، اور اگلا پارٹ انہی کے ساتھ شیئر کیا جائے گا جس نے میرے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے اور اس ویڈیو کو روز ڈیلی شیئر کرتا ہے۔ اللہ حافظ۔